जो एनपीएस आया उसके अंदर क्या कोई अगर ऐसी बात करता भाई यहां सुधार की आवश्यकता है, ये सुधार की आवश्यकता, तो बहस समझ में आती है और राष्ट्रीय स्तर पे भी, संसद में भी, मीडिया में बहस हो, अच्छी बात है। लेकिन जब आप ये लेके आते हैं कि वो चीज अपनी ही संतान जो आपने पैदा करी, अब वो बड़ी हो गई, मैच्योर हो गई, अब आप कहते हैं उसकी हत्या कर दो, तो आप मुझे बताइए, बिल्कुल हत्या कर दो, कोई डिस्कशन नहीं, खत्म कर दीजिए हम उसको लेके। अब मैं आप बड़ी ईमानदारी से पूछता हूं, राजनीति क्या इस हद तक होनी चाहिए कि जो देश का जो आर्थिक भविष्य है, सरकार की जो कुल मिला के इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम होता है, फाइनेंशियल जो सरकार की अपनी फिस्कल एक हेल्थ होती है, या राज्य सरकार, उससे भी समझौता कर लो, किसी तरह सत्ता में आ नहीं, ये समझौता थोड़ा समझाइए, एक मिनट, ये मैं इस पॉइंट पर थोड़ी आपसे डिटेल चर्चा करना चाहूंगा नरेंद्र भाई। देखिए 10 लाख 9 हजार करोड़ के एनपीएस हो जाते हैं, मैं अभी उसमें जा नहीं रहा हूं, हम जन कल्याण की बात करते हैं ना। देखिए वी आर अ वेलफेयर स्टेट, हमारे नागरिकों के प्रति सरकारों की एक जिम्मेदारी, एक जवाबदेही है, ये बात तो आप डिनाई नहीं करेंगे। तो अगर आप 1,80,000 करोड़ रुपए की मुफ्त 5 किलो अनाज की योजना, पूरे साल का खर्चा यही बनता है मोटा मोटा, 2 साल 2.5 साल से वो चल रही है, वो चला सकते हैं। 60-70 हजार करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि में दे सकते हैं, ये पेंशन का खर्चा उतना ही आएगा, पेंशन दे देंगे तो ये देने की जरूरत नहीं, किसी के पास एक कंफर्म्ड इनकम जेब में आ रही है तो वो सुनिश्चित हो जाएगा, घर में आराम से तसल्ली से बैठेगा। आपने जो नंबर्स करे वो नंबर्स ठीक नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि कोविड आया, कोविड से तमाम सारे हमारे लोग जो थे, जो उनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो बिल्कुल चरमरा गई, कई लोग इस हालत पे आ गए, उनका अस्तित्व खतरे में आ गया। सरकार के नाते हमारी जिम्मेदारी थी और हमने किया, और अगर आवश्यकता पड़ती है हम फिर करेंगे, क्योंकि वो लोग थे उनमें तमाम लोग जिनके लिए ये जरूरी था कि वो पहले जिंदा रहे, अस्तित्व उनका बना रहे, तो ये हमारी जिम्मेदारी थी। आप उसको जो भी कहना चाहें, अगर जरूरत होगी हम फिर करेंगे उसको, और इसलिए जनता का भी इस पर समर्थन है। ये जो स्कीम की बात है, अब मैं आपको उदाहरण देता हूं। आपने कहा, मैं अपने एक अच्छे मेरे जानकार हैं, रिश्तेदारी हैं, वो रेलवे से रिटायर हुए, उनकी उम्र 58 साल की थी, टोटल रेलवे में नौकरी उन्होंने करी थी 30 साल, उनकी डेथ हुई अभी रिसेंटली हुई 98 साल की उम्र में, 40 साल उनको पेंशन मिली, और उन्हीं के शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, वो यहां नहीं है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, कि उनका ये कहना था कि उन्होंने जो नौकरी करी थी उसमें तो उनको कुछ मिलता ही नहीं था, उनको असली पैसा जो हुआ वो उसके बाद मिला, उन्होंने मकान बनाया, उन्होंने मारुति खरीदी, एयर कंडीशनर खरीदा वगैरह। तो 30 साल दिए ना देश को, रेलवे को दिए। आप नहीं, ये जो देखिए बात सुनिए, हर चीज को इमोशनलाइज करना ठीक नहीं है। नहीं, इमोशनलाइज नहीं कर रहा हूं मैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर पूछ रहा हूं। एक मिनट सुनिए ना, एक दिन का एमएलए, एक दिन का एमपी, उसको ताउम्र पेंशन बन जाती है। 5.25 लाख रुपए भी पेंशन पाने वाले थे एमएलए और हैं अभी, उनकी पेंशन नहीं कटेगी। मैं अपनी बात, सरकारी कर्मचारी पर ही ये गाज गिरेगी। देश सेवा सिर्फ नेता करते हैं, सरकारी कर्मचारी नहीं करते क्या नरेंद्र भाई? नहीं संदीप जी, देश सेवा हर व्यक्ति जहां भी है, आप जो बैठे या एंकरिंग कर रहे हैं, आप भी देश सेवा कर रहे हैं। क्या आप देश सेवा नहीं कर रहे? अगर आपकी परिभाषा से जाए, सरकारी नौकरी कर रहा है, गैर सरकारी कर रहा है, सड़क पे कोई काम कर रहा है, मूंगफली बेच रहा है, या बड़ा उद्योग, सभी देश सेवा कर रहे हैं, सब देश सेवा। जब और उसमें तमाम लोग शहीद भी होते हैं। एक मजदूर अगर सड़क बनाते में शहीद हो गया, वो शहीद नहीं होता क्या? या एक रिपोर्टर जो है फ्रंट लाइन पे जाता है, वॉर में मर गया, वो शहीद नहीं कहलाएगा? वो भी शहीद है। तो आपकी परिभाषा का थोड़ा एक्सपेंड नहीं, तो फिर सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? सरकार की जिम्मेदारी, मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उनको घर भी मिल जाएंगे, पूर्व हो गए पर सारे संसाधन मिलते रहेंगे, आम आदमी के लिए कुछ नहीं। सुनिए, आपने कहा कि क्या सरकार की जिम्मेदारी, बिल्कुल आपने सही कहा, सरकार की जिम्मेदारी आपके लिए, मेरे लिए, वो व्यक्ति जो कि सरकारी आदमी नहीं करता, जो दिहाड़ी की, उसके प्रति भी बनती है। अब यह प्रश्न उठता है कि अगर सबको हमने इस नेट में लाना है, जिसको एनपीएस कहते हैं, आइडिया यह है कि सबको लाया जाए, हर व्यक्ति को, वो दिहाड़ी के मजदूर को भी। उसके लिए आवश्यकता है कि जो पेंशन का पूरा ढांचा है उसको रिफॉर्म करें, और ये रिफॉर्म की एक शुरुआत थी, जिससे इसका ये तो सिलसिला देखिए, मैंने इसीलिए एसए दवे साहब की कमेटी का जिक्र किया। 2000 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी दे दी थी, फिर बीके भट्टाचार्य की भी कमेटी बनी। वो बनी इसलिए थी कि वो जो 11% लोगों का ही पेंशन के जरिए ख्याल रखा जा रहा है, जो वर्किंग फोर्स है देश की, बाकी 89% का क्या, उनका तो कुछ नहीं किया गया। सरकारी कर्मचारियों की पेंशन जरूर खत्म कर दी। मुझे थोड़ा सा बोले जी। हाँ प्लीज। संदीप जी, एनपीएस जो है, इसमें आप मुझसे पूछें और रिफॉर्म्स आने चाहिए,
इसका विस्तार और करना चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिले। खाली सरकारी कर्मचारियों को नहीं, खाली वही नहीं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में, सबको मिल सके। जैसे आपने उसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है। ये आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कंसीड किया है। नरेंद्र भाई एक मिनट, क्योंकि इसी से अगला सवाल अब कांग्रेस से बनता है। चरण सिंह सापरा, न्यू पेंशन स्कीम में जो कमियां हैं उन्हें दूर करके इसे और मजबूत बनाने के बजाय पुराने ढर्रे पर जा रहे हैं, जो शुरुआत दरअसल आपने जमीन पर उतारने की खुद की थी मनमोहन सिंह की अगुवाई में, और वित्त मंत्री उस वक्त पी चिदम्बरम थे। जी संदीप जी, लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, लाउड एंड क्लियर। ये एको थोड़ा आ रहा है, इसको एको निकाल। या मेरा ये कहना है कि अगर इसकी फिजिबिलिटी, अगर समझिए राजस्थान की सरकार ने या छत्तीसगढ़ की सरकार ने या झारखंड की सरकार ने अगर इसकी फिजिबिलिटी वर्कआउट करी है कि हम ओपीएस दे सकते हैं, तो उसमें क्या बुरा है? हम देख ही रहे ना। अब ये अर्थव्यवस्था की बात हो रही थी तो मुझे याद आ रहा था कि किस तरह से नोटबंदी हुई और किस तरह से गलत इंप्लीमेंटेशन जीएसटी का हुआ, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था बिगड़नी शुरू हुई। वहां से शुरुआत हुई, अनेक चीजें आई। जब आप एनपीए 10 लाख करोड़ के वो माफ कर सकते हो, या उद्योगपतियों को बड़े बड़े लाखों करोड़ों के लोन दे सकते हो, या फिर आप कोविड के समय में 20 लाख करोड़ का एक स्टिमुलस पैकेज लाते हो जिसमें अधिकतर बड़ी इंडस्ट्री को फायदा होता है, छोटे किसी एमएसएमई को फायदा नहीं होता है, या किसी छोटे ट्रेडर को, दुकानदार को फायदा नहीं होता है। बड़े जो लोग हैं उन्हीं को वो 20 लाख करोड़ के स्टिमुलस पैकेज का फायदा होता है। आप इस तरह की चीजें लाते रहे हैं। ये जब आपने लागू की थी ये बातें आपको तब पता नहीं थी की भी बात आपने की है। सरकारी कर्मचारी विरोधी, आम आदमी विरोधी थी क्या मनमोहन सिंह की सरकार और पी चिदम्बरम की सरकार, आपकी सरकार? मतलब लागू आपने किया था ना? मैं गाजे बाजे के साथ जा रहा हूं। मैं संदीप जी, मेरी बात समझिए कि अगर आज की व्यवस्था में अगर राज्य सरकारें कोई फॉर्मूला उन्होंने बनाया है, कोई उन्होंने फ्रेमवर्क बनाया है कि ओपीएस स्कीम इंप्लीमेंटेशन हो सकती है, अगर उसमें कुछ चंद प्रतिशत केंद्र सरकार का हिस्सा, अगर केंद्र सरकार उसमें मदद करेगी तो वो ओपीएस स्कीम इंप्लीमेंट हो सकती। तो भारतीय यही देखिए अगले सवाल का आपने आंशिक जवाब दे दिया। चरण सिंह सापरा, कि ओल्ड पेंशन से लोगों को पैसे मिले। एक मिनट, जो एनपीएस के जिसने पैसे दे दिए, फर्ज कीजिए कोई 2004 से ही सरकारी नौकरी में आया, वो एनपीएस में पैसे कटवा रहा था, कितने साल हो गए? 18 साल। आपने कहा ओपीएस हमने सोच समझकर लागू की है, कुछ तो फॉर्मूला निकाला होगा। छत्तीसगढ़ ने और राजस्थान ने, सरकार ने लिखित जवाब में लोकसभा में यह जानकारी दी कि जो ये पीएफआरडीए है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, there is no provision under the PFRDA Act and regulations through which the NPS funds can be refunded and deposited back to the state government. ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। मैं एक सरकारी कर्मचारी हूं राजस्थान में या छत्तीसगढ़ में, 18 साल से पैसे कटवा रहा हूं, केंद्र के पास वो पैसे पड़े हुए हैं, वो वापस नहीं देंगे। मैं तो झूले में लटका दिया, बीच में आसमान से गिरा खजूर में अटका, वो हल कर दिया। नहीं तो प्रावधान अगर नहीं है, बहुत सी चीजों के प्रावधान नहीं होते, बहुत सी स्कीम जो कांग्रेस पार्टी के समय की थी वो इन्होंने बदली भी है। अगर कहीं पर प्रावधान नहीं है तो पार्लियामेंट किस लिए? पार्लियामेंट में चर्चा करके या एक कोई शॉर्ट कमेटी बना करके, विशेषज्ञों की कमेटी बना के, इकोनॉमिस्ट की कमेटी बना करके, आपकी तो भारी भरकम बहुमत है ना संसद में, आगे आप पास करा लेंगे तब ना कोई उसमें से रास्ता निकलेगा। भारी भरकम बहुमत है आपकी, आप निकलवा लेंगे रास्ता। क्या केंद्र सरकार इस पर चर्चा ही नहीं करना चाहती है? ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता दें। हम तो कहते हैं कि भाई इसके ऊपर चर्चा करिए, हमने एक फॉर्मूला फ्रेमवर्क बनाया है, उस फ्रेमवर्क पर चर्चा करके और हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं। केंद्र सरकार आरबीआई का आंकड़ा बता रहा हूं, तो चरण सिंह सापरा, रिजिड तरीके से राजनीति करना चाहते हैं। आरबीआई का आंकड़ा बता रहा हूं 2020-21 का। हिमाचल प्रदेश में जो सरकार का खुद का राजस्व है
एक होता है केंद्र से कुछ लेती है, एक खुद जो कमाती है राज्य सरकार, ओन टैक्स रेवेन्यू OTR जिसे कहते हैं, वो है 9,090 करोड़ का, या था 2020-21 में। इसमें से 7,266 करोड़ रुपए सिर्फ पेंशन के भुगतान में जा रहे थे, जो लगभग 80% है। आप पुरानी पेंशन स्कीम योजना लागू कर देंगे, पैसा कहां से आएगा? जितना राज्य कमाता है सारा तो पेंशन देने में चला जाएगा, और उसमें भी पूरा नहीं पटेगा। मैं वही कह रहा हूं कि राज्य सरकारों को एनपीएस का जो कॉर्पस है वो केंद्र सरकार को शेयर करना पड़ेगा। उसके अलावा जो जिस तरह से छत्तीसगढ़ की सरकार ने निकाला है कि उनका जीएसटी का कॉम्पेंसेशन करीबन 1900 करोड़ का बाकी है, कोल रॉयल्टी अमाउंट जो है 4,140 करोड़ का बकाया है, उसी तरह से 1288 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से उनको लेना है जो सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस पर राज्य सरकार ने खर्च किया है, उसी तरह से 315 करोड़ रुपया उनको लेना है इंडियन डिफेंस फोर्सेस पर जो राज्य सरकार ने खर्च किया है। तो एक मॉड्यूल वर्कआउट हुआ है छत्तीसगढ़ के अंदर कि इस तरह से जो पैसा केंद्र सरकार से हमको आना है विभिन्न हेड्स के अंडर, तो वो पैसा आता है। कब नॉर्मल तेल होगा, कब राधा नाचेगी, सरकारी कर्मचारी बीच में झूलता रहेगा क्या? रीना गुप्ता, ये आपकी जो राजनीति हो रही है, इसमें या तो सर्वसम्मति हो, एक आम सहमति बनाई जाए, या ये आर्थिक विषय के बजाय ये राजनीतिक विषय बन गया है पेंशन का मामला। जैसा कि आपने बीजेपी प्रवक्ता को सुना कि उनका कहना है कि पेंशन सबको मिलना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का व्यक्ति हो, चाहे वो सरकारी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का व्यक्ति हो, पेंशन सबको मिलना चाहिए। लेकिन उससे क्या होगा कि देश पर जो आर्थिक भार बढ़ेगा वो सरकार को झेलना पड़ेगा। अब इसी बात को लेकर जब संदीप चौधरी जी ने ये बोल दिया कि फिर MP MLAs को क्यों पेंशन दी जा रही है, जो 30 साल सर्विस करता है, और उसका एग्जाम्पल ये दिया जाता है कि भाई आगे वो 40 साल और जी गया तो उस पर कितना बोझ बढ़ा, सरकार ने उसको पाला, उसके बाद उसने कई चीजें खरीदी। तो ये जब दिक्कतें आई सरकार को, तो फिर एक दिन MP MLA रहने वाला जो सांसद होता है उसको क्यों पेंशन दी जाती है? क्या सिर्फ MP MLA ही देश की सेवा कर रहे हैं? जो 30 साल 20 साल सर्विस करके जा रहा है कर्मचारी, अपना पूरा जीवन दे के जा रहा है यहाँ पे कर्मचारी, उसको भी 20-30 हजार रुपए पेंशन नहीं दे सकती सरकार? और इतनी सारी दिक्कतें अगर हैं तो फिर सभी की पेंशन क्यों नहीं बंद हो जाती, या एक रूपता सारी पेंशन पे क्यों नहीं आती है? राज्य सरकार का हवाला देते हुए जैसे कि बताया कि हिमाचल प्रदेश का जो राजस्व होता है वो कितना रुपया था और उस पे कितना % पेंशन में ही चला जाता है। तो देखा जाए तो केंद्र को भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए, या केंद्र को भी हेल्प करनी चाहिए पेंशन को लेके। लेकिन ये सारे जो मुद्दे हैं दोस्तों, ये सारे सिर्फ न्यूज़ डिबेट तक ही रह जाते हैं। अगर बात करी जाए ऊपर की, तो ऊपर इन चीज़ों का इम्प्लीमेंशन इतने आसानी से या इतनी जल्दी नहीं हो पाता है। हालांकि पेंशन का मामला आपको सबको पता है कि कर्मचारियों को पेंशन देने में सरकार इस टाइम पे एग्री नहीं है। यूपीएस पेंशन स्कीम जो आई है, कर्मचारी को वही शायद काम चलाना पड़ेगा। पुरानी पेंशन बहाली का जो मुद्दा है उसको विजय कुमार बंधु जी तो जोर दे रहे हैं, लेकिन सरकार पर इसका कितना असर पड़ेगा ये अभी देखना बाकी है। दोस्तों वीडियो जो है ये पुराना है, लेकिन दिखाने का आप लोगों का मकसद यही है कि जो हमारे जितने भी बड़े-बड़े माननीय आते हैं वो क्या बोलते हैं पुरानी पेंशन योजना को लेकर, क्या उनकी राय है इस पर लेकर, ये मेरा दिखाने का एक मकसद रहता है। तो फिलहाल खबर यही थी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।